नमस्कार। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। सुप्रभात। सुप्रभात हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज नया सवेरा में हमारी नजर होने वाली है वो है राजस्थान में मनोनीत भजनलाल शर्मा और साथ ही उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह है आज और साथ ही होगा कृतिका। बिल्कुल, और इसी के साथ में संसद भवन की कार्रवाई भी यूं ही लगातार जारी है। और आज क्या कुछ संसद भवन में खास होने वाला है, ऐसे कौन कौन से अहम बिल हैं जिन पर चर्चा होगी, जो सूचीबद्ध है उन पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही और भी अन्य खबरें होंगी। बिल्कुल, ओमान के सुल्तान जो हैं वो नई दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। साथ ही खबरें होंगी खेल, कारोबार और फिल्म जगत की और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां भी होंगी। नया सवेरा में शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। जयपुर में भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री समारोह में होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदन में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी ललित मोहन झा को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललित मोहन झा को ही माना जा रहा है मुख्य साजिशकर्ता। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हंगरी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यूरोपीय संघ यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने पर हुआ सहमत। और खेल की खबरों में जोहान्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। और शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा आज राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र भजनलाल शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी आज शपथ लेंगे। जयपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। शपथ ग्रहण का मंच सज रहा है, पंडाल लगाए जा रहे हैं और ये तैयारी है राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी की। शुक्रवार को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित एल्बर्ट हॉल पर विशाल मंच तैयार कराया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य लोग समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। इस बीच राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान समर्थकों में खासा जोश देखा गया। इस मौके पर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। कल भव्य समारोह होगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक ऊर्जा का वातावरण बना है और आम जन में भी लोगों में खुशी है। इस बीच राजस्थान के मनोनीत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। मैं एससी मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। मैं हर स्टेट में घूमता था, लेकिन जो राजस्थान में ज़्यादा हुआ है और इसके खिलाफ हमने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन अब हम ये सरकार आगे निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ये मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती है, जो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। गौरतलब है कि भाजपा ने राजस्थान की सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह मात देकर सत्ता से उखाड़ फेंका है। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 119 सीटों में से 116 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल बरिस्तो जुड़ चुके हैं जयपुर से। विशाल, स्वागत आपका, सुप्रभात। तो भजन लाल का जो है आज होने वाला है राजस्थान मुख्यमंत्री के तौर पे वे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां कैसी हैं राजस्थान में, कैसे स्वागत की तैयारियां हो रही हैं? भावना, आपको भी सुप्रभात। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रामनिवास बाग में और मेरे ठीक पीछे है एल्बर्ट हॉल। एल्बर्ट हॉल का थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता दूं। ये 1876 में इसका स्टोन लेइंग फाउंडेशन हुआ था, जब किंग एडवर्ड 7 ने यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स के तौर पे यहाँ पर आए थे और इसकी नींव रखी थी। और सवाई माधो सिंह सेकेंड ने इसको म्यूजियम बनाने का तो विशाल के साथ हमारा संपर्क अभी टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा आज मंत्री अमित शाह होंगे। और जी विशाल, तो जो 3 मंच बने हैं उसपे जो सबसे बीच का मंच है, जो सबसे बड़ा मंच है, उस पे मुख्यमंत्री भजन लाल जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा और गृह मंत्री रहेंगे। और मेरे जो इस तरफ बाएं तरफ जो मंच है उस पर आगे अन्य राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि यूपी से और असम के मुख्यमंत्री होंगे। जी तो राजस्थान में आज शपथ करनी गई है समारोह और आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा और यहाँ पहली बार। जी विशाल, हाँ भावना, मैं आपको ये बता। चलिए ठीक है विशाल, आपके पास में अभी कुछ देर में वापस आते हैं। जो तकनीकी समस्या है उसको सही करके आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन भावना, जिस तरीके से देखा जाए तो तैयारी की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे और वाकई राजस्थान की जनता ने जो बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे खुशी भी है। और साथ ही जब नया मुख्यमंत्री आज उनको मिलने वाला है और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि आखिर कैबिनेट में कौन कौन से अहम नाम शामिल होंगे। बिल्कुल, वो तो आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब पता चलेगा। लेकिन कृतिका, ये जरूर है कि जो भी भाजपा को तीनों राज्यों में प्रचंड जीत मिली है उसमें नए चेहरे सामने आए हैं। उसमें भजन लाल शर्मा का भी नाम है। एबीवीपी के साथ भजन लाल शर्मा लगातार जुड़े रहे हैं, सक्रिय राजनीति में रहे हैं और आज भजन लाल शर्मा पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और वहीं 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के तौर पर भी 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और जैसे कि विशाल हमारे संवाददाता ने बताया कि एल्बर्ट हॉल में ये समारोह होने जा रहा है और राजस्थान पूरा सज चुका है अपने ताजपोशी के लिए। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल, जिस तरीके से तैयारियों की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, फिलहाल किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, काफी उत्साहजनक माहौल है यहाँ पर और सुबह का वक्त है। एल्बर्ट हॉल के सामने पूरी तरह से स्टेज सजा हुआ है। 3 स्टेज लगाए हैं। जो बीच का स्टेज है, जो सबसे बड़ा स्टेज है, उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह
और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ स्टेज पर होंगे। उनके साथ ही जो बीजेपी के स्टेट चीफ है सीपी जोशी वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। स्टेज के दोनों तरफ 2 मंच और बनाए गए हैं। जो स्टेज के बाएं तरफ जो मंच है उस पे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री विराजमान रहेंगे, स्पेशल इनवाइटीज हैं वो, और उसमें हमें बताया गया है कि यूपी और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और मंच के जो दाहिनी तरफ है एक मंच और बनाया गया है जिसपे बीजेपी के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो उस पर विराजमान होंगे। और मंच के सामने काफी लंबी जगह है और ये पूरी जगह आप कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लोगों के लिए होगी और वहां पर वो बैठेंगे। और ये जगह जगह एलईडीज लगाए गए हैं ताकि जो सीधा प्रसारण है वो देख सके लोग यहाँ पर। तो काफी बड़ा इलाका है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो विशाल, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भाजपा की तीनों राज्यों में जीत हुई है और राजस्थान में भी एक नया चेहरा सामने आया है भजनलाल शर्मा के तौर पर, आपसे जानना चाहेंगे कौन है भजनलाल शर्मा, कितना उनका राजनीतिक सफर रहा है और अब जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो राजस्थान को के नेतृत्व पर उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है? देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि एक आम नागरिक के तौर पे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि पहली बार के वो विधायक हैं। वो भरतपुर के नदबई इलाके से आते हैं, सरपंच रह चुके हैं और राजस्थान के अंदर जो जयपुर है उस वहां से सांगानेर सीट से वो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने उन पर काफी भरोसा जताया है और ये एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पहले भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत का एक लंबा दौर चला, उसके बाद वसुंधरा राजे का, और अब भजनलाल शर्मा ने एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं आज, और वो एक आम कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। फर्स्ट टाइम एमएलए हैं वो। इससे पहले अगर हम उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एक्सपीरियंस देखें तो वो सरपंच के तौर पर उनको ग्रामीण लेवल पे उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टेट लेवल पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी ने उनका बहुत कॉन्फिडेंस जताया है और वो महामंत्री रह चुके हैं बीजेपी के अंदर और संघ जुड़े रहे हैं। तो संघ की जो पृष्ठभूमि है और एक महामंत्री के तौर पे वो काफी उनको हेल्प किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो किसी भी खेमे से नहीं आते हैं, ना वसुंधरा विरोधी है ना वसुंधरा समर्थक है, तो ये बात उनके फेवर में गई है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हम सभी तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई आज देखना होगा कि भजनलाल शर्मा के बाद में अब उनकी टीम में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं, क्योंकि यही टीम होगी जो 2024 में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करने में मदद करेगी राजस्थान के अंदर। क्यों भावना? बिल्कुल सही कहा आपने कृतिका। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ये घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you.
This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। बिल्कुल, जहां पर आज लोकसभा में पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ ही चर्चा होगी और इसके अलावा दोपहर बाद संसद के दोनों सदनों में सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल भी आज पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सुप्रभात। आज भी संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है। अभी तक का जो शीतकालीन सत्र रहा है काफ़ी उत्पादक रहा है। हालांकि कल विपक्ष के हंगामे से कुछ बाधित ज़रूर रहा, लेकिन आज भी आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार में जो 3 विधेयक हैं वो चर्चा और फिर उसको बाद पारित होने के लिए प्रस्ताव के लिए रखे जाएंगे। जी भावना, बिल्कुल। ये जो आज का आपने बिजनेस अभी बताया था, असल में इन सब पर कल ही चर्चा होनी थी, लेकिन हमने देखा कि लगातार दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही और कल सुबह से ही विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते ये बिल कल चर्चा के लिए नहीं लिए जा सके। आज भी ये बिजनेस लिस्ट में है, लेकिन विपक्ष का रवैया कैसा रहता है ये देखना होगा। हालांकि दोनों सदनों में आप देखें कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई चेयर की ओर से। सभापति ने राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन टीएमसी सांसद को जो बाकी सत्र की अवधि है उसके लिए निलंबित किया। वहीं लोकसभा में भी पहले 5 और उसके बाद 8 सांसदों को निलंबित किया गया उनके अमर्यादित आचरण के चलते। तो बात यह है कि आज भी वो कामकाज सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ये 3 बिल बहुत अहम हैं जिनको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव करके स्टैंडिंग कमेटी की मांगों को भी समाहित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक जो संसद की कार्रवाई बिल्कुल सामान्य चल रही थी, प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर थी पिछले 2 सत्रों की तुलना में। संसद में जो सुरक्षा से संबंधित जो मामला हुआ है उसके बाद से विपक्ष के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया जिसको वो बार-बार उछाल रहे हैं। हालांकि चेयर ने दोनों सदनों में ये साफ कहा है कि सरकार का सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय की जिम्मेदारी होती है आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा दोनों सदनों में जारी है। विकास, क्या आज भी विपक्ष की तरफ से इस तरीके का हंगामा हमें देखने को मिल सकता है? क्या कुछ रणनीति है विपक्ष की? देखिए, कल जैसा विपक्ष का पूरा रवैया रहा, निलंबन के बावजूद वो शोर शराबा करते रहे। हालांकि आप देखें कि राज्यसभा में चेयरमैन ने मीटिंग भी बुलाई थी कि किसी तरह से इस हंगामे को खत्म किया जाए और कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन विपक्ष का आज क्या रवैया रहेगा ये तो हाउस शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कल सस्पेंशन के बावजूद कोई खास तब्दीली, कोई खास बदलाव हमने अपोजिशन एमपीज के व्यवहार में नहीं देखा था। हंगामा दोनों सदनों में फिर भी जारी रहा। विकास, साथ ही जैसे कि हमने बात की कि आपराधिक न्याय प्रणाली को लेकर जो 3 विधेयक आने वाले हैं जो कल भी चर्चा के लिए रखे गए थे और आज भी उन पर चर्चा होगी, ये इन विधेयक क्या हैं और संसद की समिति की सिफारिशों के बाद इन्हें फिर से लाया जा रहा है और इनके खंडों में बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो 3 कानून हैं वो आईपीसी, जो हमारा पहले इंडियन पीनल कोड था, जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से ये तीनों कानून चले आ रहे थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसमें ये बदलाव किया गया है। गृह मंत्री ने जब इस
पहली बार जब इसको सदन में लाए थे, स्टैंडिंग कमेटी के पास जब भेजा गया था, तब भी ये साफ किया था कि अप्रोच सरकार की ये है कि केवल दंड देना ही सुनिश्चित नहीं हो, बल्कि पीड़ित के साथ न्याय भी हो। तो खासतौर से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया है कि उनमें सजा के प्रावधान कड़े किए जाएं, जुर्माना लगाया जाए, और कुछ जो ऑब्सोलीट प्रोविजन थे जिनकी आपको खास जरूरत नहीं थी, उनमें से कुछ को हटाया गया है, कुछ की प्रायोरिटीज बदली गई हैं। मसलन ये कहा गया था कि जो मानव के खिलाफ अपराध होते हैं उनको सेक्शन 301, 302, 304 में रखा गया है, और जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उनमें जो ब्रिटिश कालीन सरकार थी उसके एजेंडे के मुताबिक सेक्शंस की प्रायोरिटी रखी गई थी, उसको बदला गया है। ठीक विकास, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी के लिए। तो जब संसद के शीतकालीन सत्र का आज जो दिन शुरू होगा 11 बजे, तब पता चलेगा कि किस तरीके से जो ये विधायी कार्य आज जो सूचीबद्ध है आगे किस तरीके से उस पर चर्चा चलती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर, जहां फरार आरोपी ललित मोहन झा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे ललित मोहन झा से पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। आपको बता दें कि लोकसभा में कूदने वाले दोनों लोगों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। वहीं संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। और वहीं भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के मुख्य आरोपी ललित झा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें आरोपी ललित झा टीएमसी नेता तापस रॉय के साथ नजर आ रहा है। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लिखा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा लंबे समय से टीएमसी के तापस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध में था। क्या ये सबूत नेता की मिलीभगत की जांच के लिए पर्याप्त नहीं है? तो ये तस्वीर साझा की गई है टीएमसी नेता के साथ ललित झा की। ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने ये तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, सुप्रभात आपको। संसद की सेंध से जुड़ा ये जो मामला है उसमें ललित मोहन झा ने सरेंडर किया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे ताज़ा अपडेट क्या है? क्या उनसे पूछताछ जारी है? देखिए, बिल्कुल पूछताछ उससे जारी है, क्योंकि मास्टरमाइंड है और घटना के बाद से ही ये फरार था। और इसी ललित झा के पास ये जो चारों आरोपी हैं, इनके जो मोबाइल फोन है वो भी इसी के पास मौजूद है। जो जानकारी आई है उसके अनुसार ये रात को जो कर्तव्य पथ पर पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचा था अपने एक साथी के साथ। वो साथी भी अभी पुलिस की हिरासत में है और उसको लेकर भी पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि आखिर इसका जो साथी है वो क्या इसको सहायता कर रहा था या लेकर आया था। तो ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग जुड़े हुए हैं। आप देखें, कोई हिसार से जुड़ा हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है और एक कर्नाटक से है। किस तरीके से ये भगत सिंह जो फैन क्लब है उसके मार्फत ये जुड़े थे। पिछले 1-1.5 साल पहले मैसूर में इनकी एक बैठक भी हुई थी। वहां पर इन्होंने इस प्लानिंग को लेकर चर्चा भी करी थी। और इससे पहले आप देखें कि जो सागर नाम का जो शख्स है उसने रैकी भी करी थी कि किस तरह से संसद भवन जो परिसर में जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। जो जानकारी निकल कर आई है उसमें जो मनोरंजन डी है वो संसद भवन में एक बार पहले भी गया था और उसने ये देखा था कि जब संसद भवन के अंदर एंट्री होती है तो उस समय जो सुरक्षा कर्मी है, जो लोग विजिटर पास पर अंदर जाते हैं, उनके जूते नहीं चेक करते। इसी बात का इन लोगों ने फायदा उठाया और जिस समय इन्होंने ये प्लानिंग करी, अपने जूतों में ही जो स्मोक क्रैकर है उनको लेकर ये अंदर गए। दूसरी, अगर आप देखें कि ललित झा ने जब ये घटना हुई और घटना के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक जो पोस्ट है वो भी डाला था और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी इसने एक पोस्ट डाला था और उसमें ये कहा था कि भारत में एक बम धमाके की जरूरत है। तो जो मानसिकता है और जो मंशा है
वो स्पष्ट दिखाई देती है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद। अब स्पेशल सेल भी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। 7 दिन की रिमांड स्पेशल सेल को मिली है। इसको भी ललित झा को भी आज पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस इसकी भी रिमांड लेगी ताकि इन सभी को बैठाकर पूछताछ की जा सके। ठीक, नीरज बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ललित मोहन झा जो एक आरोपी जो माना जा रहा है वो फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है और यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आज से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ओमान के सुल्तान के साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर आएगा। सुल्तान हैथम बिन तारिक की ये पहली भारत की यात्रा होगी। ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। ओमान के सुल्तान की आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात होगी और इसके साथ ही कल उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का भी दौरा करेंगे। और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे देश और दुनिया से श्री राम भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है और उनके लिए अयोध्या में व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। देखिए अयोध्या से हमारी ये खास रिपोर्ट। सैकड़ों वर्षों के विवाद के समाधान के बाद अब जबकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होंगी, तो इस अवसर को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अयोध्या के रानूपली में 45 एकड़ में इन श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। लगभग 15,000 लोगों की व्यवस्था की जा रही है, जिनमें से 150 डॉर्मेट्री होंगे और हर डॉर्मेट्री में इतनी क्षमता होगी कि लगभग 6,000 से 15,000 लोग इसमें रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए भी रुकने की व्यवस्था होगी। साथ ही यहाँ 6 भोजनालय की भी सुविधा दी गई है, जिसमें प्रति भोजनालय लगभग 28 से 3,000 लोगों को भोजन कराया जा सकेगा।
संतों के रहने की व्यवस्था कार सेवकपुरम में की गई है। लगभग 7,000 से अधिक लोगों को इस अवसर पर आमंत्रण भेजा जा चुका है, जिनमें से 60% संत महात्मा हैं और 40% अन्य सभी संप्रदायों के अखाड़े के संत महात्मा शामिल होंगे। ये अपना जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है 45 एकड़ का है। यहाँ पर लगभग 4,500 संतों के रहने की व्यवस्था है और हमने सबको एक कमरे बना कर दिए हैं। सबको भोजन मिले, सबको यहाँ थोड़ी छाया मिल जाए, रात्रि यहाँ निवास कर लें, सुबह दर्शन करें और अपने अपने गंतव्य पर प्रस्थान करें। ऐसी एक व्यवस्था हम लोग यहाँ तीर्थ क्षेत्रपुरम में 22 जनवरी उसके आगे जो संपूर्ण देश से लोग आने वाले हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूबे के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने अयोध्या पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर राम नगरी खिलकर सामने आएगी। अयोध्या में चल रहे सभी विकास कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और उससे पहले भी जो यहाँ योजनाएं बन रही हैं समय सीमा बांध दी गई है। जो हमारी सड़कें हैं, जो यहाँ सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, जो सेतु रेलवे ओवरब्रिज के कार्य हैं और जो बिल्डिंगों के कार्य हैं, उन सभी के लिए समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और आप देखिएगा आने वाले 15 दिनों में अयोध्या नगरी बिल्कुल खिल के सामने आएगी। जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप ये अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की तादाद अयोध्या में तेजी से बढ़ेगी और प्रतिदिन लगभग हजारों लोग श्री राम लला का दर्शन करेंगे। यहाँ पर अस्थायी टेंट सिटी लगाई गई है। अयोध्या में 22 जनवरी से आने वाले दिनों तक देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मिलती रहेंगी। भगवान राम की आस्था में डूबी अयोध्या के सैलाब में कोई व्यवस्था कम न रह जाए, इसका पूरा प्रबंधन ध्यान दे रहा है। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। तो अयोध्या में किस तरीके की तैयारी है वो हमने आपको दिखाई और इसी के साथ और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, अयोध्या से ही सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और क्योंकि आप अयोध्या में मौजूद है इसलिए राम राम तो बनता ही है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं 22 जनवरी को लेकर के। तस्वीर तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई ही। देखिए, जिस तरीके से आप कह रही थी भगवान राम की यह भूमि है, पवित्र सरजू के किनारे से मैं अपने सारे दर्शकों को राम राम करते हुए अयोध्या में जो राममय तस्वीर उभर करके सामने आ रही है वह आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से अवस्थापना और विकास संबंधी योजनाएं हैं, जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लगातार इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वो 22 जनवरी के पहले पूरे हो जाए। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जो भी भक्त के कार्यक्रम होने हैं, उन सबको जो है एक मूर्त रूप देने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। और आने वाले दिनों में जैसा उन्होंने कहा कि अयोध्या निश्चित रूप से एक दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देगी। और जिस तरह से भगवान राम की मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा है, उनकी आस्था है उनके प्रति लोगों को, निश्चित रूप से 22 तारीख को यहाँ पर अयोध्या की धरती पर फिर से एक बार वह दृश्य जीवित होगा और संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए संतोष और भक्ति का विषय होगा। जी आशुतोष, जिस तरीके से हमने देखा कि अयोध्या में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है और रघुनंदन की जो ये नगरी है वो पूरी तरह से तैयार है, तो विकास के जो कार्य हैं आधुनिक बनाया जा रहा है, हर लिहाज से आधुनिकरण जो है अयोध्या में नजर आएगा। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि देखिए आइए अयोध्या और नजर डालिए रामलला की नगरी पे?
देखिए बिल्कुल जो है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी यानी कि सड़क मार्ग होना चाहिए, जिसके लिए 6 लेन सड़क जो है लखनऊ से अयोध्या तक जो है तैयार हो रही है, 4 लेन पहले से ही थी। इसके अलावा हवाई मार्ग के लिए 25 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय राजा दशरथ एयरपोर्ट का जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर अयोध्या में उद्घाटन करेंगे, और इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। संपूर्ण देश से, संपूर्ण दुनिया से अयोध्या को पूरी तरह से जोड़ने के लिए जो है तमाम सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास चाहे जल मार्ग के हों या फिर वायु मार्ग के हों या फिर रेल या सड़क यातायात हो, सभी यातायातों से अयोध्या को जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही जब वो देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे तो उन्हें क्या वो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिल पाएंगी, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर होटल तैयार किए जा रहे हैं, तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जिससे कि जो है दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर जो है अयोध्या फिर से एक उभर करके सामने आ सके। जी बिल्कुल आशुतोष, और ये तस्वीरें भी वाकई अपने आप में ही काफ़ी कुछ बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरीके से 22 जनवरी का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर 22 जनवरी को जब रामलला उस नए मंदिर में विराजमान होंगे, क्यों भावना? बिल्कुल दुल्हन की तरह, जैसा कि आशुतोष ने बताया, सज रही है अयोध्या। बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक नजर डाल लेते हैं नया सवेरा पर, सुर्खियों पर। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। जयपुर में भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री समारोह में होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदन में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी ललित मोहन झा को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललित मोहन झा को ही माना जा रहा है मुख्य साजिशकर्ता। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हंगरी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यूरोपीय संघ यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने पर हुआ सहमत। और खेल की खबरों में जोहान्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, जिससे छात्र मुस्कुराते हुए परीक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा है कि किसे पता है कि हमारे साथ परीक्षा पर चर्चा के साथ संवाद में कोई बड़ा सुझाव मिल जाए। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। अगले साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। और वहीं दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। ये 2 दिवसीय सत्र बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि बजट सत्र के बाद ये पहला सत्र होगा जिसमें प्रश्नकाल रखा जाएगा। 18 दिसंबर को सदन की दूसरी बैठक होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तीखे तेवरों को देखते हुए माना जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। वहीं विपक्ष इस सत्र को 2 की जगह 10 दिन तक चलाए जाने की मांग कर रहा है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आरोप लगाया
कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। यही वजह है कि सरकार सदन में चर्चा कराना नहीं चाहती। और अब खबर वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। आज भी AQI 360 के पार है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हवा बहुत खराब बनी हुई है। अभी कुछ दिनों तक हालात इसी तरह से बने रहने की आशंका है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश की सुलह विधानसभा की कई पंचायतों तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में भी वहां के लोगों को जानकारी दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला कांगड़ा की सुलह विधानसभा की पुन्नर, मलाहू, सीह, टूसनहू समेत कई पंचायतों में पहुंची। इस मौके पर यात्रा में केंद्र सरकार द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़े उत्साह से विकास रथ का स्वागत किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा मिला था, तो हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब हम पक्के मकान में रह रहे हैं। मुझे मातृ तब योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी, और इसके दौरान मुझे 5,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हमें उज्ज्वल गैस योजना के तहत हमें बड़ी सुविधाएं मिली हैं। पहले हम लकड़ी और चूल्हों में भोजन बनाते थे, परंतु अब हमें गैस योजना से बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। मोदी सरकार ने किसान निधि का जो पैसा किसानों को मिल रहा है, तो उसके लिए हम सब किसान मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ड्रोन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को ड्रोन के कृषि में इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई और लोगों को ड्रोन चलाकर भी दिखाया गया। साथ ही इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई। हम लोग विकसित भारत यात्रा के साथ सरकार की तरफ से एक ड्रोन जो है एग्रीकल्चर ड्रोन जगह जगह पे उसके डेमो दे रहे हैं। हम लोगों को जागरूक किया जा रहा है नई तकनीक से जोड़ने के लिए कि आने वाले समय में खेती जो है इस ड्रोन से किस तरह से की जा सकती है। जगह जगह पे इनको उड़ा के दिखाया जा रहा है। विकास रथ में LED द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा। कार्यक्रम के दौरान लोगों का स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां और होंगी फटाफट खबरें। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की।
और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हमारी सहयोगी संध्या शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों में जो मुख्य तौर पर खबरें प्रकाशित हुई हैं? सुप्रभात भावना और कृतिका। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं उस खबर के साथ जो आज सभी अखबारों के पहले पेज पर पहली हेडलाइन के साथ प्रकाशित की गई है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और परसों यहां पर जिस तरह से सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, उसको लेकर के कल संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल के सांसदों ने हंगामा किया और इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और हंगामा कर रहे सांसदों में से 14 सांसदों को अशोभनीय आचरण और आसन की अवमानना को लेकर के संसद का जो शीतकालीन सत्र है इसके बची हुई अवधि के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया। साथ ही चूक में 8 कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस खबर को आज अखबारों ने पहले पेज पर लिया है। अगली खबर जो मास्टरमाइंड था इस संसद की जो सुरक्षा में सेंध लगी है, इसका जो मास्टरमाइंड था, किस तरह से व्यूहरचना रची गई थी, उसको लेकर के मास्टरमाइंड भी अब अरेस्ट हो चुका है और चैट में अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। साथ ही साथ लखनऊ में ये खास जूता बना था जिसमें कि संसद में ये आरोपी जो इसमें अपनी चीज़ें लेकर के घुसे थे। तो ये आज नवभारत टाइम अखबार ने संसद में हंगामा इसको लेकर के एक पूरा पेज तैयार किया है और इस पर आरोपियों को लेकर के किस तरह से उनके लिए रिमांड ली गई है, किस तरह से उन्होंने इस पूरी साजिश की व्यूहरचना रची, उसको लेकर के एक तमाम तथ्य आज अखबार में प्रकाशित किए हैं। अगली खबर जनसत्ता अखबार के देश दुनिया पेज पर ली गई है और बताया है कि भारत और फिलीपींस की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास होगा और ये ऐसे समय हो रहा है जब चीन की बढ़ती आक्रामकता के मध्य थल सेना ये युद्धाभ्यास करेगी और इसके लिए भारत नौसेना का युद्धपोत INS कदमत मनीला पहुंच चुका है। अगली खबर बात करें, ये है परीक्षा पे चर्चा की, जिसे आज राष्ट्रीय जागरण अखबार ने अपने राष्ट्रीय पेज पर लिया है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है कि लक्ष्य परीक्षा पे चर्चा का जो लक्ष्य है वो तनाव को सफलता में बदलना है और उन्होंने ये बात भी कही कि परीक्षा के दौरान बच्चों का तनाव कम हो और इसके लिए ये कार्यक्रम अब फिर से आप सभी के बीच आ गया है। और अगली खबर अर्थ जागरण पेज पर, जिसे बताया गया है कि बाजार में चौतरफा तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर 70,000 पार कर गया। इस खबर को आज सभी अखबारों ने सूचकांक को बताते हुए प्रमुखता के साथ लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं हरिभूमि अखबार के देश पेज पर ली गई इस खबर के साथ। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है और जल्द ही अब इसका भव्य लोकार्पण होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही है। भगवान राम की मूर्तियां बनाने वाले जलालुद्दीन जो हैं वो बेहद खुश है। उन्होंने भगवान प्रभु राम की मूर्ति तैयार की है और उन्होंने बताया कि हम सांस्कृतिक सद्भाव को संजोने का काम करते हैं। तो आज इस खबर को भी प्रमुखता के साथ हरिभूमि ने अपने देश पेज पर लिया है। तो ये है आज के अखबारों की वो अहम खबरें जो आम व्यक्ति से सरोकार रखती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या तमाम खबरों को कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ते आगे और अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। और दुनिया भर की खबरों की शुरुआत करते हैं जहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए भारत की पहली महिला उम्मीदवार उमा शेखर को ऐतिहासिक जीत मिली है। इटली में हुए चुनाव में पहले दौर में 59 वोटों में से 45 वोटों के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। गवर्निंग काउंसिल में चुने जाने के लिए 21 वोटों की जरूरत होती है। भारत 2024 से 28 की अवधि के लिए गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होगा। गवर्निंग काउंसिल में 25 पद हैं जो प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञों के पास हैं। चुनाव में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस समेत 32 प्रतियोगी मैदान में थे। रूस, अमेरिका और चीन के उम्मीदवार गवर्निंग काउंसिल में पद जीतने में विफल रहे हैं। यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। ब्रसल्स शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ ने इस पर निर्णय लिया। हालांकि हंगरी लगातार यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के खिलाफ रहा है। हंगरी की आपत्तियों के बावजूद ईयू के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसे यूक्रेन के लिए बड़ा कदम बताया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए एक जीत करार दिया है।
और चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कारोबार की फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक अग्रिम कर संग्रह और जीएसटी भुगतान के कारण आउटफ्लो को देखते हुए बैंकिंग प्रणाली में 1 ट्रिलियन रुपए तक डालने के लिए आज 7 दिवसीय वेरिएबल रेपो रेट नीलामी आयोजित करेगा। देश में लॉजिस्टिक्स की कास्ट को लेकर आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। साल 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का 7.8% से 8.9% के बीच रही है। वित्त वर्ष 2022 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 7.8 से 8.9% के बीच रही। इसकी लागत की गणना नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने की है। बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट पेश किया है। इस अकाउंट को खुलवाने वाली महिलाओं को बैंक की ओर से कई बेनिफिट मिल रहे हैं। इन बेनिफिट्स में 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी शामिल है। यह अकाउंट 18 वर्ष से बड़ी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के लिए पेश किया गया है। अदानी एंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अदानी ने कहा है कि अदानी समूह ने बिहार के कई क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है और इससे लगभग 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में कल शानदार जीत हासिल की है। जोहान्सबर्ग में खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 106 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर समाप्त किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जहां पहला मुकाबला 17 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। वहीं मलेशिया में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में बीते कल जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया। इस मैच में चारों क्वार्टर में जर्मनी की टीम भारत पर हावी रही और भारतीय टीम को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। जर्मनी की टीम ने खेल के 8वें, 30वें, 31वें और 58वें मिनट में गोल दागे। भारत की ओर से एकमात्र गोल खेल के 11वें मिनट में आया। आइए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं सिने जगत की फटाफट अंदाज में। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी हालत फिलहाल अभी स्थिर है। अभिनेता राणा दग्गुबाती ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंस्टाग्राम और एक्स पर अपनी नई फिल्म राक्षस राजा का पोस्टर शेयर किया है। राणा दग्गुबाती और निर्देशक तेजा एक बार फिर इस फिल्म के साथ काम करते नजर आएंगे। मनोज वाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा अभिनीत किलर सूप 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म के निदेशक अभिषेक चौबे हैं, जिन्होंने उड़ता पंजाब और सोन चिड़ैया जैसी मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है। वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शूटिंग के दौरान एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया है। फिल्म अगले साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण के लिए हॉलीवुड अभिनेत्री ग्रेटा ग्रेविका को जूरी का दल का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल में आई फिल्म बार्बी में ग्रेटा मुख्य भूमिका में थी। सोनू निगम ने पाकिस्तानी गायक उमर नदीम से माफी मांगी है, जिन्होंने हाल ही में सोनू पर टी सीरीज द्वारा रिलीज किए गए ट्रैक सुन जरा को उनके गाने ए खुदा से चुराने का आरोप लगाया था। एनिमल फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13वें दिन 772 करोड़ से अधिक रहा। रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म जल्द ही 800 करोड़ के क्लब में आ जाएगी। वहीं भारत में फिल्म 500 करोड़ क्लब की ओर आगे बढ़ रही है। और आइए अब मौसम का हाल जान लेते हैं।
और इसी के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में, जहां क्रिसमस से पहले शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जी हाँ, क्रिसमस में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और पूरा देश दुनिया जगमगा रहा है रोशनी के साथ, लाइटों के साथ। आपका जीवन भी सुखमय रहे और ऐसे ही जगमगाता रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।